हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पार्थसारथी पर। हम लोग स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस से संबंधित एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 आपका है फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस, यानी क्रिया के रूप काल। तो हम लोग क्रिया के रूप काल में अब लास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़े हैं, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो हम लोग अभी एसर्टिव सेंटेंस को मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं। तो अभी लास्ट टेंस यानी फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर टेंस में हम लोग फर्स्ट जो काइंड्स है फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस यानी सामान्य भविष्य का। तो आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी टेंस का या किसी भी सेंटेंस का जब आप लोग अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले यानी जो पहला काम होता है हम लोग का, वह होता है पहचान, यानी कि उस सेंटेंस को हम लोग पहचानते हैं, उसके बाद फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो उसी तरह से आज भी इस टेंस में यानी इस टेंस को पहले हम लोग पहचानेंगे, और जब पहचान जाएंगे तब उसके बाद फिर रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है। मैंने लिखा है कि वह लिखेगा, राम पढ़ेगा, सीता नाचेगी, मैं बोलूँगा। यानी जब भी आपको हिंदी का सेंटेंस मिले तो सबसे पहले आपको धातु के साथ, यानी धातु मतलब खेलना, पढ़ना, लिखना, यानी क्रिया के साथ आपको सबसे अंत में देखना कि क्या लगा हुआ है। तो यदि आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि वह लिखेगा, इसमें देखिए लिख के साथ एगा है, फिर पट के साथ एगा है, नाच के साथ एक ही है, और फिर उंगा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, यानी यहाँ पर आप सीधा तौर पर देखिए, यानी जहाँ पर आपको कर्ता प्लस धातु प्लस एगा या एगी या एंगे या उंगा इस प्रकार से आएंगे तो वह टेंस समान भविष्य काल होता है। तो यदि आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कर्ता प्लस धातु प्लस एगा या एगी या एंगे इस प्रकार से दिखता है तो आपको समझ लेना है कि वह सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो वह लिखेगा, यहाँ स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि धातु के साथ एगा लगा हुआ है। तो आप लोग यह जान लीजिए कि जहाँ कहीं भी धातु के साथ एगा या एगी या एंगे रहेंगे तो वह फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होंगे। तो जब पहचान जाते हैं तो फिर इसका रूल है, यानी रूल 1 में देखिए, यानी इस जब हम समझ गए कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस यानी सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसका एक ही तरीका है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, यानी शैल आएगा या फिर विल आएगा, और उसके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू। यहाँ पर लिखा है ये विदाउट टू है। एक विथ टू होता है यानी टू के साथ, और एक होता है विदाउट यानी टू के बिना, लेकिन वो टू चिन्ह इस बात छिपा रहता है ना कि मैं इसके बारे में पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो रूल 1 में जो है आपका, यानी पहचान में उसका क्या बनाना है, यानी आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू। बस इस टेंस का एक ही स्ट्रक्चर यही है। तो जैसे राम बोलेगा तो क्रिया को हमेशा ध्यान रखिएगा, बोलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, यानी टेंस में हम यही पढ़ रहे हैं, क्रिया के रूप काल। इसलिए चैप्टर का ही हेडिंग आप जब देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
क्रिया के रूप आप देख रहे हैं, क्रिया बदल रही है। तो राम बोलेगा, तो यहाँ पर क्रिया के साथ एगा लगाना चाहिए, यानी धातु के साथ एगा होगा तभी वो टेंस होगा। तो जब धातु के साथ एगा रहेगा तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस होता है। यानी राम बोलेगा, यहाँ देखिए बोलना के साथ एगा लगा हुआ है, यानी ये हम लोग पहचान यह सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, तो इसका रूल लगाएंगे। तो इसी देखिए राम के साथ राम विल स्पीक, यहाँ पर लगा हुआ है राम विल स्पीक। चलिए ये तो हो गया। अब बात रही कि इसमें आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर सेल और विल दो क्रिया है, तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर सेल ही लगेगा या विल ही लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर रूल 2 में देखिए मैंने लिखा है कि इसमें आई और वी के साथ सेल तथा बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो रूल इस टेंस में आपको यह याद रखना है, यानी कि ध्यान देना है कि इसमें आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ, यानी आई सब्जेक्ट और वी सब्जेक्ट के साथ ही सेल का प्रयोग होता है। बाकी जितना सब्जेक्ट बच जाता है उसके साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। इसीलिए एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आई के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद जितना बचेगा यू के साथ विल, ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ भी विल, और दे या द बॉयज के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद रूल 3 में देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लिखा हुआ है परंतु प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा या निषेध का भाव दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ विल तथा सेकंड और थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ प्राय सेल का प्रयोग रहता है। प्राय पर ध्यान रखिएगा, यानी हमेशा नहीं होगा ये, प्राय अधिकतर है ना। अधिक प्राय मीन्स होता है ज़्यादा ज़्यादा, यानी 100% नहीं। तो प्राय सेल का प्रयोग रहता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा है कि राम यह काम अवश्य करेगा, यहाँ पर देखिए अवश्य लगा हुआ है, यानी अवश्य करेगा। यह क्या है, एक दृढ़ निश्चय है, मतलब वो काम करेगा ही। यदि बोलेंगे राम यह काम करेगा तो जरूरी नहीं है यहाँ पर कि वो काम करेगा ही, लेकिन जब बोल देंगे कि राम यह काम अवश्य करेगा, यानी अवश्य जो है दृढ़ निश्चय का प्रयोग, यानी दृढ़ निश्चय का, यानी अवश्य से दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त हो रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए, हालांकि यहाँ पर नाम के साथ विल का प्रयोग होता है, यहाँ पर देखिए ही सी या किसी में विल का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर हम सेल का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियम कह रहा है कि प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध का भाव होगा तो फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ विल का विल तथा सेकंड पर्सन के कर्ता साथ सेल का प्रयोग। तो देखिए, तो राम जो है ये थर्ड पर्सन का करता है। आप जानते हैं कि राम जो है ये थर्ड पर्सन का करता है, इसीलिए यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है। तो राम सेल डू दिस वर्क, यानी ये कहीं भी आपको जब दिख रहा है राम सेल डू दिस वर्क, यानी कि जनरली राम के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन जब दृढ़ निश्चय होता है तो वहाँ सेल का प्रयोग। आप कहीं भी इंग्लिश में लिखा देखिएगा राम से तो सेल, तो आप हिंदी उसका समझिएगा कि वो दृढ़ निश्चय का प्रयोग, अवश्य का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो याद रखिएगा, इस बॉक्स में थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। पहले है फर्स्ट पर्सन का कर्ता। तो फर्स्ट पर्सन में जो कर्ता होता है वो होता है आई और वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन का कर्ता। यानी आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन का कर्ता कौन कौन होता है, तो आई और वी होता है। और फिर सेकंड पर्सन का यदि कर्ता आपसे पूछे तो इसमें सिर्फ यू होता है। और थर्ड पर्सन का कर्ता पूछे तो इसमें होता है ही, सी, इट, देम, दे, द बॉयज। यही हुआ, यानी आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन का करता है, यू सेकंड पर्सन का करता है, ही, सी, इट, नेम यानी किसी का नाम, या दे और द बॉयज ये होता है थर्ड पर्सन का करता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी और वोकैबुलरीज को हम लोग पढ़ते हैं।
तो एक्सरसाइज 1 है आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी आप लोग जान चुके हैं कि इसमें अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, यानी सेंटेंस हिंदी में रहता है उसका अंग्रेजी अनुवाद करना होता है, और जब ट्रांसलेट इनटू हिंदी रहे यानी अंग्रेजी में उसका हिंदी अनुवाद करना है। और तीसरा तो आप लोग जान ही रहे वोकैबुलरीज। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी फर्स्ट आपका सेंटेंस है मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर ये सेंटेंस कहाँ से आया है, यानी कहाँ किस चैप्टर से बिलोंग करता है ना। तो जैसे मैं जाऊंगा यानी कि जाना आप समझ रहे कि क्रिया है और उसके साथ उंगा लगा हुआ, यानी कि हम लोग जान चुके कि क्रिया के साथ धातु के साथ जब भी एगा एगी एंगे उंगा लगा रहता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो इसमें इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस सेल्फ प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, तो आई है, चूँकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है, तो इसमें नियम हम लोग पढ़े थे कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट हैं, चूँकि यहाँ पर आई दिया हुआ है यानी कि आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई सेल, और जनक होता है गो, तो आई सेल गो, यहाँ पर फुल स्टॉप दीजिएगा। तो मैं जाऊँगा हो गया आपका आई सेल गो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका तुम काम करोगे, यहाँ पर भी देखिए काम करना यानी क्रिया है और ओगे लगा हुआ है, यानी फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट का ये सब्जेक्ट यानी सेंटेंस है। तो इस पर भी सेल विल का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट आपका यू है, यानी यू आपका है सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट, और इस टेंस में सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, यानी सिर्फ आई और वी के साथ सेल, बाकी सब यानी कि यू के साथ विल का प्रयोग होगा। तो यू विल, तुम काम करोगे, यू विल वर्क, कोई काम करना होता है वर्क, तो वर्क हो जाएगा यू विल वर्क, तुम काम करोगे। फिर मैं यह काम अवश्य करूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक शब्द है अवश्य, और अवश्य से दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध होता है। तो हमने एक नियम पढ़े थे कि जब दृढ़ प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त हो, है ना, या निषेध इस प्रकार से, तो उसमें यानी उल्टा हो जाता है, यानी सेल के जगह विल और विल की जगह सेल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लगा हुआ है, इस प्रकार से देखिएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट है, तो आई के साथ सेल लगना चाहिए, लेकिन इस वाक्य से दृढ़ निश्चय का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आई के साथ सेल ने विल का प्रयोग करेंगे। यही इस सेंटेंस का महत्वपूर्ण बिंदु है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आई के साथ सेल ने आई विल हो जाएगा। क्या इस चीज़ को आप लोग समझे? उम्मीद करता हूँ कि समझ गया होंगे। तो आई विल, और आप लोग जानते हैं यानी इंग्लिश में जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस पर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। तो चूंकि वर्ब आ गया आई विल, उसके बाद काम करने की क्रिया आएगी, तो मैं अवश्य करूँ, यानी मैं अवश्य काम करूँगा, है ना। तो आई विल डू, करूँगा होता है डू, मैं करूँगा यानी मैं अवश्य करूँगा। आई विल डू का मतलब हो गया मैं अवश्य करूँगा, है ना। आई विल डू का मीन्स हो गया मैं अवश्य करूँगा, क्योंकि आई साथ चूँकि सेल का प्रयोग होता है, लेकिन वो विल का, इसलिए वो अवश्य आ जाएगा। तो आई विल डू, मैं अवश्य करूँगा क्या, यह काम, आई विल डू दिस वर्क, तो मैं यह काम अवश्य करूँगा, आई विल डू दिस वर्क। अब तुम कुछ नहीं करोगे, वो कि नेगेटिव सेंटेंस है, हालांकि मैं नेगेटिव का रूल नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो तुम कुछ नहीं करोगे यानी यू जो आपका सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट है और यू के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यू विल, इसको दो तरह से बना सकते हैं। कुछ नहीं होता है नथिंग, तो यू विल डू नथिंग, ऐसे भी बना सकते हैं, यू विल डू नथिंग।
तुम कुछ नहीं करोगे का हो जाएगा यू विल डू नथिंग, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं यू विल नॉट डू एनीथिंग। कभी कुछ का होता है एनीथिंग, जब नहीं का नॉट लगा देंगे तो वहाँ कुछ का एनीथिंग हो जाएगा। ये जब कुछ नहीं सकते हैं तो नथिंग इस कुछ नहीं होता है, तो यू विल डू नथिंग इस प्रकार से बना सकते हैं, या यू विल नॉट डू एनीथिंग इस प्रकार से भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 1 यानी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आपको समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब चलिए एक्सरसाइज 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2 है आपका ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है द चिल्ड्रन विल रन। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, द चिल्ड्रन विल रन लिखा हुआ है, विल शैल विल रन लिखा हुआ है ना। विल के साथ विल के बाद आपका रन है यानी क्रिया है। तो जब शैल और विल का देखिएगा प्रयोग तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ना। तो हम लोग समझ गए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका हिंदी में यानी क्रिया के साथ एंगा उंगा इस प्रकार से यानी विल रन कर देगा दौड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन लिखे बच्चे, द चिल्ड्रन विल रन बच्चे दौड़ेंगे, है ना। फिर आपका यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो यहाँ भी विल और अपीयर एट यानी क्रिया इसके बाद आया है, यानी कि ये किस फॉर्म में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी फॉर्म में ये विल। फिर देखिए तो चूँकि हिंदी में जब हम लोग करते हैं तो हिंदी का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी क्रिया से बात चला रहा है। तो पहले करता हो जाएगा तुम, है ना। उसके बाद अदर वर्ड क्या है, परीक्षा देना। तो तुम यू विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, अपीयर एट द एग्जामिनेशन में होता है परीक्षा देना, और विल के साथ क्रिया है तो इसका मतलब क्या होगा, देगा, परीक्षा देंगे या परीक्षा दोगे इस प्रकार से। तो तुम परीक्षा दोगे, यानी विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन का मतलब हो गया परीक्षा दो देना, तो तुम परीक्षा दोगे। फिर सीता शैल गो टू पटना टुमारो। ध्यान देना यहाँ पर, चूँकि सीता क्या है थर्ड पर्सन का आपका क्या है सब्जेक्ट है, और थर्ड आप पढ़ चुके हैं कि इस टेंस में थर्ड पर्सन के का जो सब्जेक्ट है उसके साथ विल का प्रयोग होता है। हम इसके पहले बता चुके हैं जब नियम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है सीता के साथ विल, क्योंकि आई और विल के साथ ही सेल लगता है, बाकी सभी साथ विल। तो सीता के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन सेल लगा हुआ है, इसका मतलब समझ के दृढ़ प्रतिज्ञा है। और जब दृढ़ प्रतिज्ञा तो वहाँ अवश्य आता है, तो यह ध्यान देना है आपको। सीता शैल गो टू पटना टुमारो, यानी हो जाएगा यहाँ सीता, और इसमें बीच में आपका हिंदी में जो होता है वो ऑब्जेक्ट आता है। तो सीता यानी पटना है, सीता कल पटना अवश्य, शैल गो मतलब होता है अवश्य जाएगी, अवश्य जाएगी। सीता कल पटना अवश्य जाएगी, सीता शैल गो टू पटना टुमारो। फिर यू विल नॉट डू योर वर्क, तुम यानी क्रिया अंत में आती है हिंदी में। यू विल डू, यू विल नॉट डू यानी विल के साथ नॉट लगा हुआ है, यानी कि यू विल नॉट डू मतलब तुम नहीं करोगे योर अपना काम, यानी तुम अपना काम नहीं करोगे। यू विल डू नॉट डू योर वर्क, यानी तुम अपना काम नहीं करोगे, योर वर्क में अपना काम। और चूंकि क्रिया के साथ यहाँ पर नॉट और डू लगा हुआ है, यानी यू विल नॉट डू यानी तुम नहीं करोगे, है ना, अपना काम, यानी तुम अपना काम नहीं करोगे। यू विल नॉट डू योर वर्क, चूँकि हिंदी में क्रिया अंत में जाती है, यहाँ पर से स्ट्रक्चर हुआ अंत में है इसीलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 3 पर चलेंगे, और एक्चुअली exercise 3 is a most important translation point of views,
तो आपको ये देखना होगा, यानी वोकैबुलरीज अनुवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वी शुड स्टडी नीट एंड क्लीन एंड केयरफुल्ली। तो हम लोग को यहाँ पर आपको साफ सुथरा और ध्यानपूर्वक इसको देखना होगा। तो वोकैबुलरीज जैसा कि हम लोग डेली अपना प्रैक्टिस सेशन में लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका क्या है, डिफीट, यानी DEFEAT, डिफीट। डिफीट मीन्स होता है हराना। और आपको मैंने बताया था कि इसको किस प्रकार प्रैक्टिस करना है, यानी 100 टाइम्स, यानी 100 बार 200 बार लिखना है, पढ़ना है और बोलना है। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आपको यह प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट आप देख लीजिए पर क्या है, डिफीट, यानी DEFEAT, डिफीट मीन्स होता है हराना। और यदि आपको कहीं दिखा मिले हराना का अंग्रेजी क्या होगा, तो वहाँ पर डिफीट होगा, DEFEAT, यानी टू डिफीट। 1 मिनट, चूँकि हराना जो है यहाँ पर धातु का रचना नहीं है, क्योंकि हराना ये एक ही वर्ड है, इसलिए यहाँ पर टू डिफीट नहीं है, सिर्फ डिफीट लगा हुआ है। हालांकि यदि हराना तो डिफीट, DEFEAT, डिफीट मीन्स हराना हो जाएगा। उसी प्रकार फिर देखिए आपका है टू गेट, TO2GET, गेट। टू गेट मीन्स होता है पाना, यानी प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और मीनिंग भी। तो टू गेट मीन्स होता है पाना, यानी आपसे कोई पूछे कि पाना, या फिर कहीं आपको हिंदी से इंग्लिश करना हो, यानी पाना दिया हुआ है, उसका हमको अंग्रेजी जानना है, तो उसको क्या होगा, तो वहाँ पर टू गेट हो जाएगा। और कहीं टू गेट दिया हुआ है, उसका हिंदी करना हो, तो टू गेट का मीन होता है पाना। तो दोनों तरफ से आपको इसका प्रैक्टिस करना है। तो टू गेट मीन होता है पाना, और हराना होता है डिफीट, DEFEAT, स्पेलिंग भी याद रखना है। तो डिफीट मीन्स होता है हराना, और हराना का होता है डिफीट। पाना का होता है टू गेट, और टू गेट का मीन्स होता है पाना। फिर आपका पाना का और भी आप कह सकते हैं, यानी टू गेट। टू गेट तो हो ही गया, टू हैव मीन्स भी पाना होता है, यानी पाना के लिए आप अदर सेंटेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी टू हैव का। तो पाना का हो जाएगा टू हैव, या फिर कहीं टू हैव आपको मिलता है तो उसका मीन्स आएगा पाना, या फिर पाना है तो उसके लिए हम टू हैव का प्रयोग करेंगे, पाना। फिर आपका मांगना, मांगना का होता है टू आस्क, या कहीं टू आस्क है उसका हिंदी जानना हो तो उसका हो जाएगा मांगना, यानी टू आस्क मीन्स हो जाएगा मांगना। फिर आपका है समाप्त करना, समाप्त करना का होता है टू फिनिश, यह तो आप पढ़ ही चुके होंगे पहले। और टू फिनिश कहीं है तो उसका मीन्स होगा समाप्त करना। तो समाप्त करना होगा तो उसका टू फिनिश, और टू फिनिश है तो उसका हो जाएगा समाप्त करना। फिर आपका त्याग पत्र देना, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यह डेली प्रयोग होने वाला वर्ड है। जैसे त्याग पत्र कोई टीचर देते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो वो भी त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर है ना, या कोई और भी मिनिस्टर, तो वो भी रिजाइन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर है टू रिजाइन, RESIGN, स्पेलिंग पर जरूर ध्यान रखिएगा। तो त्याग पत्र देना का होता है टू रिजाइन, है ना, और स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना। तो त्याग पत्र देना आप लोग जरूर सुने होंगे। तो त्याग पत्र देना का हो जाएगा टू रिजाइन, और कहीं टू रिजाइन लिखा हुआ है तो उसका मीन्स आएगा त्याग पत्र देना। उसके बाद है टू रिपेंट, टू रिपेंट, टू रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, है ना, हालांकि वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मिस्टेक से वो काम कर देते हैं, तो आपको बाद में फिर पश्चाताप करना पड़ता है, यानी पछताना होता है, यानी आपको अपने आप से ग्लानि होने लगती है, क्योंकि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य कर देते हैं। इसीलिए तो वही चीज़ यहाँ पर है कि पश्चाताप करना। तो पश्चाताप करना होता है टू रिपेंट, है ना, REPENT, रिपेंट।
और कहीं टू रिपेंट मिले तो उसका मीन्स होता है पश्चाताप करना, तो बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है ना। तो इसको आप प्रैक्टिस करके रिमेंबर करें। तो पश्चाताप करना कहा जाएगा टू रिपेंट, है ना। हालांकि इसका और भी होता है, टू रिग्रेट भी बोल सकते हैं, उसका भी पश्चाताप होता है। तो टू रिग्रेट भी बोल सकते हैं या टू रिपेंट। तो टू रिपेंट में होता है पश्चाताप करना, और पश्चाताप करना कहा जाएगा टू रिपेंट। फिर है प्रशिक्षण देना, यह भी बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है। यानी कोई टीचर से ट्रेनिंग करता है या फिर कोई पुलिस मैन हो गया, वहाँ पे ट्रेनिंग करता है, तो वहाँ भी आप करके देखते हैं ट्रेनिंग दिया जाता है। तो प्रशिक्षण देना का होता है टू ट्रेन, यानी TRAIN, TRAIN, ट्रेन। टू ट्रेन में होता है प्रशिक्षण देना, और प्रशिक्षण देना का होता है टू ट्रेन। और फिर उसके बाद है खाली करना, है ना। तो खाली करना का होता है वकेट, टू वकेट, VACATE, वकेट। तो टू वकेट मीन्स होता है खाली करना, और कहीं खाली करना है तो उसका होता है टू वकेट, VACATE। टू वकेट मीन्स होता है खाली करना। और अब लास्ट में आपका है टू रिफॉर्म या टू करेक्ट, मीन्स होता है सुधारना। यानी हम अपना गलती को भी सुधारते हैं, कभी कभी कोई मिस्टेक होता है उसको सुधारते हैं। जैसे मैं अब टीचिंग कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे वीडियोज में भी सब मिस्टेक होता है, कहीं का मिस्टेक होता है ना। फिर बाद में पता चलता है जब वीडियो वॉच करते हैं, यानी शूट करने के बाद, तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ है। तो उसके लिए हम कभी उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ मैं। यानी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं का मिस्टेक हो सकता है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि टू रिफॉर्म, फिर उसको सही करना है। यानी कि आप जैसे मैंने आपको बता दिया, वो हो जाता है, मिस्टेक होता है कभी कभी। तो टू रिफॉर्म या टू करेक्ट मीन्स होता है सुधारना, और यदि सुधारना तो उसका होता है टू रिफॉर्म या टू करेक्ट। तो कैसा लगा आपको यह सेशन, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रा क्या बात करेंगे, और बताइए कि आज तक जितना भी अभी पढ़ चुके हैं तो इसमें आपको कैसा अनुभव रहा। हालांकि हो सकता है कि आपको इसमें कुछ ज़रूरत पड़े, तो आप कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करना चाहिए आप लोग को। और प्रत्येक दिन एक ही बात बोलना उचित नहीं लगता है, तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़ते जाएंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का भी पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसके पहले एक ग्रामर का भी चैप्टर होना जरूरी है। परंतु हम लोग का मकसद है स्पोकन इंग्लिश। हालांकि प्रॉपर अभी हम लोग स्पोकन इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस मजबूत होनी चाहिए। और याद रहे कि ये जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, इसका फिर से हम लोग प्रैक्टिस चलता रहेगा। रूल पढ़ लेंगे, फिर भी इसका प्रैक्टिस डेली करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे और वर्ड मीनिंग्स यानी कि वोकैबुलरी जब हमारे पास होगा तो हम लोग के बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जब ये सेशन खत्म हो जाएगा हम लोग का, यानी टोटल चैप्टर ट्रांसलेशन का, तो हम लोग फिर इसका प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। हालांकि ये तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके साथ साथ, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस डेली करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेहनत कीजिए। हालांकि हमारे समाज में कई तरह के सिचुएशंस प्रॉब्लम्स भी हैं, यानी अनएजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े हैं, परंतु क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी उतनी नहीं है। और हमें अपना सोच बदलना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई या पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ तो आप बहुत लेंगे, लेकिन यदि व्यवहार नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो फिर आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरा मकसद और फोकस वही है। यदि आप हमको अपना मानते, सच्चा मानते, तो बस मेरा गुरु दक्षिणा बस वही है कि आप सब में बने।
आप व्यवहारिक बने, आप कर्मठ बने, आप समाज के लिए कुछ करें, यानी समाज को पहले रखें, तो इससे बड़ी खुशी मुझे कुछ नहीं होगी। क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपकी या मेरी उम्र क्या है, कितना दिन तक है, लेकिन इतना नहीं जानने के बावजूद हम लोग न जाने क्या क्या कार्य करते हैं अपने समाज में। तो किसी को हट न करें और मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जो हम लोग माँ के गर्भ में थे वहाँ पर भगवान से वादा किए थे कि हे ईश्वर, जब हम आएंगे संसार में तो हम आपको भूलेंगे नहीं और अपनी मातृभूमि के लिए जो योगदान है वो जरूर करेंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं उसमें पीछे हैं, तो हम लोग को यह ध्यान रखना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं और अच्छा कार्य अवश्य करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।